गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कृषि पद्धतियाँ। तो जैसा कि आपको पता है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व पहले पीपल्स नोमैडिक थे, और नोमैडिक यानी गोमंतुत थे, और देवर वैंडरिंग, वो इधर उधर विचरण करते थे ग्रुप में, पैलेस टू पैलेस, एक जगह से दूसरी जगह तक, जब तक उनको फूड और शेल्टर यानी कि भोजन और आवास नहीं मिल जाता। दे ड्राप फ्रूट वेजिटेबल्स, तो वो कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। फिर बाद में इन्होंने हंटिंग एनिमल और फॉर फूड, शिकार, जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड, और फिर उन्होंने खेती करना शुरू किया, जिसमें इन्होंने प्रोड्यूस किया यानी कि उत्पादन किया राइस का, चावल, वीट, गेहूं एंड अदर फूड क्रॉप यानी कि अन्य खाद्य फसलें। दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, और यहीं से कृषि का प्रारंभ हुआ। अब है आपके क्रॉप डेफिनेशन। तो क्रॉप डेफिनेशन आपके सेम ही है। थोड़ा क्रॉप डेफिनेशन है आपके, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड, जब प्लांट सेम काइंड यानी कि जब समान पौधा हो, एक ही पौधा हो, आर ग्रोन, और वो वृद्धि करें, एंड कल्टिवेटेड एट वन पैलेस, तो एक ही स्थान पर अगर कल्टिवेटेड यानी कि उसको उगाया जाए, उसकी उसकी खेती करें, एट वन पैलेस यानी कि एक ही स्थान पर अगर सेम पौधे को ग्रोन वृद्धि करें, उसको उगाएं ऑन ए लार्ज स्केल, और एट वन पैलेस पर उसको लार्ज स्केल यानी कि काफ़ी मात्रा में उगाएं। यानी कि एक ही कोई प्लांट है, सेम प्लांट ले लो आप किसी भी प्रकार का, और उसको कहीं पे उगाएं एक ही स्थान पर लार्ज स्केल यानी कि काफ़ी मात्रा में। इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप, उसको हम क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट यानी कि गेहूं की फसल। इसका अर्थ है वाट मीन्स, इसका मीन्स होता है कि दैट ऑल दी प्लांट ग्रोन इन ए फील्ड, यानी कि जो ऑल जितने भी सारे के सारे प्लांट है जो ग्रोन कर रहे हैं यानी कि वृद्धि कर रहे हैं एक फील्ड में, यानी कि खेत में जितने भी उगाए जाने वाले पौधे हैं, दैट ऑफ वीट, वो सारे के सारे वीट के ही हैं। जैसा कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहे हैं कि यहाँ पर प्लांट हैं जो सारे के सारे सेम है। यहाँ पर भी आपको इन दोनों पिक्स में दिख रहे हैं कि जितने भी प्लांट हैं वो सेम प्लांट हैं, गेहूं के हैं। तो क्रॉप ऑफ वीट का मतलब यही है कि जितने भी प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं एक ही फील्ड में, वो सारे के सारे प्लांट जो हैं वीट के ही होंगे, इसलिए हम उसको क्रॉप ऑफ वीट कहते हैं। अगर ऐसे अलग अलग फसलें हैं तो उनका भी इसी प्रकार उनको हम क्रॉप बोलेंगे। तो आप ये अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ से, वेन प्लांट क्रॉप से लेके यहाँ तक ये सेम ही डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट है आपके, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। आप ये जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि लाइक सीरियल्स अन्न, वेजिटेबल सब्जियां, एंड फल फ्रूट अलग अलग प्रकार की होती है। देस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, और हम इनको जिस मौसम में ये उगाए जाते हैं उनके आधार पर हम इन फसलों को क्लासिफाइड कर सकते हैं। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, इंडिया एक विशाल देश है। दी क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो यहाँ का जो मतलब इंडिया जो है इतनी वास्ट कंट्री यानी कि इतना विशाल देश है कि यहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन है वो सेम नहीं है, सब जगह वेरी हैं, VARY, वेरी वेरी यानी कि भिन्न प्रकार का है। क्योंकि यहाँ पर लाइक टेम्परेचर कहीं अत्यधिक गर्म है तो कहीं अत्यधिक ठंडा है, यानी कि भारत में सब जगह समान टेम्परेचर नहीं रहता। कश्मीर में ज़्यादा ठंड है तो राजस्थान में अधिक गर्मी है। कहीं ह्यूमिडिटी अधिक है, जैसे कि साउथ इंडिया के अंदर ह्यूमिडिटी काफ़ी है। रेनफॉल, कहीं रेनफॉल यानी कि वर्षा कहीं पर तो बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर बहुत कम होती है। राजस्थान में कम होती है और अन्य प्रदेशों में अधिक होती है। यही कारण है अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप, और यही कारण है कि यहाँ विविध प्रकार की अलग अलग वैरायटी की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फसलें उगाई जाती है। डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री डिफरेंट अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है यहाँ पर। डेस्पाइट यानी कि बावजूद, दिस डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, इतनी इसके बावजूद भी, इतनी विविधता के बावजूद भी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग
पैटर्न्स। यहाँ पर मोटे तौर पर, ब्रॉड यानी कि मोटे तौर पर, क्रॉपिंग पैटर्न टू क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि फसलें दो प्रकार की कैन बी आइडेंटिफाइड, जिन्हें हम पहचान सकते हैं। देस आर, वो हैं बेटा, फर्स्ट है आपके खरीफ की एंड सेकंड रबी की। आपको यहाँ ध्यान रखें कि फसलें जो हैं एनसीईआरटी सिलेबस में 2 टाइप की दे रखी है, आरबीसी में अपने 3 टाइप की थी, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, ZAID। तो जायद जो हैं वो भी एक फसल है जिसमें सब्जियां, खीरा, काकड़ी, जो कुकुम्बर, मस्क मेलन, वाटरमेलन, खरबूज, तरबूज, ये ऐसी फसलें आती थी। अब मेनली क्रॉप जो होती है अपने 2 प्रकार की होती है, खरीफ की क्रॉप और रबी की क्रॉप। खरीफ की क्रॉप को हम पढ़ते हैं, दी क्रॉप्स विच आर सॉन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। बेटा सॉन होता है आपके बोया जाना, उगाना। तो ऐसी क्रॉप जो बोई जाती है रेनी सीजन में, जो रेनी सीजन में जितनी भी फसलें लगाई जाती है खेतों में, वो फसलें खरीफ की क्रॉप होती है। द रेनी सीजन इन इंडिया इन जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। और रेनी सीजन जो होता है, वर्षा ऋतु जो होती है इंडिया में जनरली जून से लेकर सितंबर तक होती है। तो इसमें कौन सी खरीफ की फसल है बेटा? पैडी यानी कि धान, मैज मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट मूंगफली एंड कॉटन कपास आर खरीफ क्रॉप्स। ये सारी खरीफ की फसलें होती है क्योंकि इनको, और एक खरीफ की क्रॉप का ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जून से सितंबर में तो इनको लगाते ही हैं क्योंकि रेनी सीजन है। और रेनी सीजन के अंदर इनको बेटा वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है, बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। और रबी की क्रॉप जो होती है सर्दियों में उगाई जाती है। दी क्रॉप ग्रोन इन दी विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। और सर्दियां अपने विंटर सीजन जो होता है अक्टूबर से लेके मार्च तक रहता है। तो उस वक्त जो भी फसलें उगाई जाती है उनको रबी की क्रॉप कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं रबी की क्रॉप के, वो आर वीट यानी कि गेहूँ, ग्राम, चना, पी मटर, मस्टर्ड यानी कि सरसों, एंड लाइन सीड अलसी। तो ये सब फसलें जो हैं रबी की क्रॉप हैं। और रबी की क्रॉप को पानी की मात्रा कम ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए जितनी खरीफ की फसल को चाहिए। तो ये अपने को एक ध्यान में रखना है। खरीफ की फसल रेनी सीजन में उगाई जाती है क्योंकि पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इसके अलावा भी कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में यानी कि समर सीजन में उगाई जाती हैं। 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि आधारित फसल पद्धतियाँ, जिस बेसिस पर फसलें का प्रोडक्शन किया जाता है उनको हम पढ़ेंगे। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन दी विंटर सीजन। तो बूझो कह रहा है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? तो पहली बोलती है पैडी रिक्योर ए लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि पैडी धान को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो इसको केवल बारिश की सीज़न में, वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है। तो आप भी ध्यान रखें पहले की तरह, ये ना भूलें कि खरीफ की फसल जितनी भी होती है उसको वाटर की ज़्यादा आवश्यकता होती है और इसको वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीजन में ही उगाते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो फसल उगाने के लिए, कल्टीवेशन यानी कि फसल उगाने के लिए, क्रॉप्स जो भी फसल उगानी होती है उसके लिए इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़, उसके अंदर कुछ सेवरल एक्टिविटीज़, अनेक एक्टिविटीज़ होती है, क्रियाकलाप होते हैं जो अंडरटेकन बाय फार्मर यानी कि वो एक किसान के द्वारा ही किया जाता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक निश्चित समय पर उसको एक अलग वर्क करना होता है, क्योंकि अगर जब कभी भी फसल उगानी है तो उसको अलग अलग कार्य करने होते हैं। यू मे फाइंड दैट दिस एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय ए गार्डनर। और ये आपने ये देखा होगा कि ये क्रियाकलाप उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार जो एक गार्डनर होता है, एक माली होता है जो अपने बगीचे की देखभाल करता है, उसी प्रकार। और इवन बाय यू, और गार्डनर की जैसे ही आप भी, तो व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस यानी कि आपके जो ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी पौधे होते हैं घरों में आप
गमले वगैरह रखते हैं, उन गमलों में सजावटी पौधे ही होते हैं, उनकी जैसे आप देखभाल करते हो उसी प्रकार फार्मर भी देखभाल करता है अपनी फसल की, क्रॉप की। दैट एक्टिविटी और टास्क, ये क्रियाकलाप और इसको टास्क यानी कि एक कार्य को बोल सकते हो कि ये जो क्रॉप प्रोडक्शन के वक्त उसको एक्टिविटीज़ या टास्क करने होते हैं आर रेफर्ड, वो कुछ इस प्रकार रेफर्ड किए हुए हैं, ये निर्देशित हैं आगे। टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कृषि पद्धतियों के रूप में आपके कुछ दे रखी हैं, विच आर लिस्टेड बिलो, जो एक लिस्ट के रूप में हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि आपके कृषि पद्धतियाँ जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो 7 टाइप की हैं। फर्स्ट है आपके प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये आपके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, याद रखें इनको। फर्स्ट है अपनी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये किस प्रकार होती है देखते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं ये इनफर्टाइल वेस्टलैंड है, यानी कि अनउपजाऊ ज़मीन है जिसको उपजाऊ बनाने के लिए पहले मिट्टी तैयार की जा रही है। ये ट्रैक्टर के द्वारा, प्लग जो होते हैं इनके द्वारा मिट्टी को अंदर तक उथल पुथल किया जाता है, यानी कि ये हल जो आप देख रहे हैं किस प्रकार हल जो हैं ज़मीन के अंदर तक जा रहे हैं, और इन हलों के ऊपर कुछ वज़न भी रखा जाता है जिससे हल जो प्लग हैं आपके काफ़ी ज़मीन के अंदर तक जाएं और मिट्टी को ऊपर से नीचे तक लाएं। तो ये आपको देख पा रहे हो आप किस प्रकार इनके पीछे वेट भी रख रखा है, वज़न भी है। तो ये मिट्टी को तैयार किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है ये, जिससे मिट्टी को ऊपर से नीचे पोली की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो बेटा पुराने समय में मिट्टी को पोली प्लंगिंग जो होती थी बैल से की जाती थी, और आजकल के समय में प्लगिंग जो होती है वो ट्रैक्टर के द्वारा की जा रही है, जिससे मिट्टी ऊपर से नीचे प्लंगिंग हो जाती है। इससे क्या होता है कि जितना भी जो भी प्लांट हम उगाते हैं उसको रेस्पिरेशन करने में और बीज को जर्मिनेशन करने में अच्छा टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट, और मिट्टी में हम सॉइल बैक्टीरिया यानी कि मिट्टी के जो जीवाणु होते हैं उनको भी डालते हैं, और अर्थवॉर्म भी डालते हैं, जिससे मिट्टी जो होती है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। यानी कि ये सारे प्रिपरेशन, मिट्टी की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे को कुछ बैक्टीरिया भी मिलाना होता है, खाद भी मिलानी होती है। इनसे मिट्टी ज़्यादा मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है। और होता है बेटा लेवलिंग, यानी कि खेत में जब हम प्रिपरेशन सॉइल करते हैं तो उसमें लेवलिंग भी होना चाहिए एकदम, यानी कि कहीं पर भी मिट्टी अपनी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, ये पूरी प्लान होनी चाहिए, ताकि जितनी भी बारिश वगैरह आए तो उसमें सब जगह पानी की मात्रा हो जो इक्वल हो, बराबर हो, इसलिए अपना खेत का लेवल सही होना चाहिए। फिर आता है मैनरिंग। अच्छा, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद आपके आता है सेकंड सॉविंग। तो ये सॉविंग किस प्रकार होता है देखते हैं। सॉविंग आपके आजकल अभी ट्रैक्टर से होने लग गया, और ये जो आपको पीछे ये जो यहाँ पर ऊपर ये बॉक्स जो दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। ये लंबा सा बॉक्स होता है, इस बॉक्स में काफ़ी मात्रा में सीड्स डालते हैं, और वो यहाँ पे पाइप्स होते हैं, इन पाइप्स के द्वारा ज़मीन के अंदर इस प्लग जैसे ही ज़मीन में अंदर छेद करते रहते हैं वैसे वैसे ये अंदर तक बीज जाते रहते हैं, और ये अंदर ज़मीन के ये जो आपको नालियाँ जैसी दिख रही है इसके अंदर तक जाते हैं। और सॉविंग के दौरान अपने को एक बात का और ध्यान रखना होता है कि अपना जो सीड्स होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। बेस्ट क्वालिटी के बीज को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं कि वो बेस्ट बीज क्वालिटी होती हैं जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HIV सीड्स होने चाहिए, हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये बैग में पैक होते हैं। और नॉर्मल क्वालिटी के बीज जो होते हैं लोअर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कम कृषि उत्पन्न करते हैं, कम फसल उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट, हमें इस अच्छे बीज की पहचान करने के लिए हम देख सकते हैं कि पानी के अंदर अगर हम कुछ बीजों को अगर डालें तो अगर जो ऊपर जो तैरते रहते हैं उनको तो हम डैमेज एंड
हॉलो सीड्स यानी कि जो हल्के होते हैं वो ऊपर तैरते रहते हैं और जो गुड क्वालिटी के होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये है जो अच्छी क्वालिटी के बीज है इनको हम अपने खेत में सोविंग कर सकते हैं। ट्रेडिशनल टूल के अंदर हम देखते हैं कि पहले जो होता था इस प्रकार होता था, और अभी जो पहले जो अपने हॉलो होता था यानी कि प्लग आता था वो इस प्रकार का आता था, 3 सेट्स होते थे और नीचे का ये एंड साफ तेज होता था, आपके ये ज़मीन के अंदर छेद करता रहता था और यहाँ पर एक फनल होता था जिसके अंदर सीड डालते थे और ये सीड पाइपों के द्वारा नीचे आते और ज़मीन में जैसे जैसे छेद होता वैसे वैसे ये चलते रहते हैं। बट आजकल आजकल के समय में ये सीड ड्रिल आ गया है जिसमें यहाँ पर आपके काफ़ी मात्रा में बीज डालते हैं और ये इन पाइपों के द्वारा नीचे बोए जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है बेटा अपना एडिंग मैन्योर यानी कि खाद देना। मैनर जो होता है बेटा वो आपके प्राकृतिक खाद है जो पशुओं से वेस्टेज से, एनिमल जो वेस्टेज होता है काऊ डंक, उस काऊ डंक से और प्लांट से दोनों को मिक्स करके एक गड्ढे में डाला जाता है और ये गड्ढे में रहने पर ऑर्गेनिक मैनर जो है वो इस प्रकार तैयार होता है और इसको फिर मैनर को इकट्ठा करके खेत के अंदर चारों ओर बिखेरा जाता है और मिक्स किया जाता है जिससे अपने क्रॉप जो होती है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाती है, क्योंकि इस मैनर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है और बेटा ऐड करते हैं इसके अंदर फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरक। तो खाद जैसे वर्क करती है वैसे उर्वरक भी वर्क करती है। इसमें फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये भी प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स दे पाते हैं। यानी कि अगर अपने पास प्राकृतिक खाद नहीं है यानी कि गोबर वगैरह से बनी हुई खाद नहीं है तो हम फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी बेटा फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम जो कि न्यूट्रिएंट्स है प्लांट के लिए। जैसे हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, वसा, इस प्रकार प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है। और फर्टिलाइज़र में यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, ये सारे उपलब्ध होते हैं और ये जो बनते हैं कहाँ से बनते हैं, फैक्ट्रियों में बनते हैं। नेक्स्ट अपने आता है एक बेटा इनमें ये कि अगर हम फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो अपने को वीट, पैडी, मेज ये तो अपने को ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है, बट अपना जो ये ग्राउंड होता है यानी कि जो ज़मीन होती है वो पूरी की पूरी एसिडिक हो जाती है और बाद में ज़्यादा उपयोगी नहीं होती। इसलिए हमारे को फर्टिलाइज़र से हम एक बार में तो फसल ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे, बट अपनी जो ज़मीन है वो ख़राब हो जाएगी। उसके बाद में हम अगर प्लांट लगाएंगे तो वो अच्छे से नहीं ग्रोथ कर पाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है बेटा अपने इरिगेशन से प्लांट ग्रोथ करता है। सिंचाई आपको पता है पानी से ही जितने भी प्लांट होते हैं वो ग्रोथ करते हैं और उसमें पर फ्लावर फ्रूट लगते हैं और फ्रूट से हमें सीड्स मिलते हैं और ये वाटर ही इनको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स दे पाता है। जितने भी ज़मीन में भी न्यूट्रिएंट्स है वो पानी की सहायता से ही प्लांट में चलते रहते हैं, चाहे मिनरल्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, ये सब के सब जो हैं इस वाटर के साथ साथ ही ऊपर तक जाते हैं और प्लांट के अलग अलग भागों में पहुंचकर फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाते हैं। नेक्स्ट अब बेटा जो अपने समर के अंदर हॉट क्लाइमेट ज़्यादा होता है तो जितना भी पानी होता है वो इवोपरेट होने लगता है, वाष्प के रूप में उड़ने लगता है। तो इसके अंदर इरिगेशन इज़ डन मोर फ्रिक्वेंटली यानी कि इसको समय रहते हैं अपने को काफ़ी सिंचाई पानी देने की आवश्यकता होती है। पर विंटर में क्या होता है कि क्लाइमेट कोल्ड होता है, इवोपरेशन ज़्यादा हो नहीं पाता, तो इसके अंदर अगर हम कम सिंचाई करें, कम पानी दें तो भी अपने काम चल जाता है। नेक्स्ट ये बेटा अपने ट्रेडिशनल मेथड हैं जिसके द्वारा हम पहले मोट, ढेकली, चैन पंप, रहट, ये इनके द्वारा हम पहले सिंचाई करते थे। आजकल हम सिंचाई का तरीका बदल दिया है मॉडर्न टाइप में।
मॉडर्न टाइप में हम बेटा मोर इकोनॉमिकल और मोर इफेक्टिव हम स्प्रिंकलर सिस्टम यानी कि फुहारे के द्वारा हम छिड़काव करते हैं, जो यहाँ से कुएं से हम पानी को लाते हैं और यहाँ पे पाइपलाइन बिछा रखी है, आपको दिख रही होगी ये, और इसी से फुहारे की तरह से पूरा पानी जो होता है फसल तक पहुँच जाता है। ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। फिर बेटा एक और सिस्टम है जो है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि जो वाटर होता है, एक मेन पाइपलाइन होती है, सारे प्लांट के पास होती है और यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप इन जड़ों तक पहुँचाया जाता पानी है। और रियलिटी में जितना भी पानी की आवश्यकता होती है वो बहुत ही कम मात्रा में प्लांट को चाहिए होती है, और ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है, इसमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता।